हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को मैथ का प्रैक्टिस फिर छठवां बताया जाएगा और इसमें फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जाएगा और उनसे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी देखा जाएगा, उनके बेसिक मेथड को भी समझा जाएगा, उनके ट्रिक को भी समझा जाएगा। क्योंकि आपको एग्जाम में पता है कि क्वेश्चन को जल्दी से लगाने होते हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट जब हम लोग समझ लेंगे ना तो क्वेश्चन को भी लगाने में टाइम नहीं लगेगा। तो इन सब क्वेश्चन को हम लोग देखा जाएगा और उनसे कितने प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम लोग देखा जाएगा। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर और समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो जरा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या कर रहा है कि एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है और दुकानदार द्वारा अपनी मेज को न किसी लाभ पर और न ही किसी हानि पर बेचा जाता है, तो प्रतिशत के जो छूट है वो कितनी दी जानी चाहिए। अब हम आपको बता दे रहे हैं, हम आपसे बोले थे कि अगर कहीं क्रय मूल्य दिखे, ये सब नाम अगर कहीं दिखे, क्रय दिखे, अंकित दिखे, छूट दिखे और लाभ या अगर हानि दिखे, तो हम आपको एक बताए थे कॉन्सेप्ट क्या कि अंकित मूल्य और आपको पता है अंकित मूल्य पर क्या दिया जाता है भैया, छूट दिया जाता है ना। तो 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर, और ये क्या होता है, यही होता है विक्रय मूल्य होता है ना। और जब क्रय पर क्या होता है तो क्रय गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि जो हो रहा हो अब बटा 100। ये आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ रहे हैं ना तो कोई भी सवाल रहेगा वो लगा लेंगे। तो आपको समझना ये है कि अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता है, बिल्कुल होता है। तो बस कभी भी अगर ये सब 3-4 नाम जो है अगर ये दिखेंगे तो आप कॉन्सेप्ट यही लगाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करा है कि एक अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 50% अधिक रखे हैं। इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 100 होगा तो अंकित मूल्य 150 ना होगा, 150 ना होगा। पूछ रहा छूट कितनी दी जानी चाहिए, हमको क्या पता कितनी छूट देनी जानी चाहिए, अभी लास्ट में बताया जाएगा, है ना। और यही बराबर। और देखिए ये क्या कर रहा है, न तो लाभ हो रहा है न तो हानि हो रहा है, न तो लाभ हो रहा है न तो हानि हो रहा है। इसका मतलब है 100 का फेवर रहेगा। अरे बोलिए रहेगा कि नहीं, बिल्कुल रहेगा। तो 100 न लाभ न हानि, इसका मतलब है 100 मान लीजिए ये 0 है तो 100 में 0 जोड़ेंगे तो 100 ही आएगा। तो बस इसको इससे काट देते हैं। अब देखिए जरा सा, ये 25 तिहाई कितना हो गया, सॉरी 50 तिहाई 150 और 50 दूना 100, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 माइनस छूट बराबर 200 अब बटा 3। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब इसको इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 200 बटा 3। ये प्लस है तो माइनस आएगा ना इधर, अब माइनस है तो उधर जाएगा कितना छूट, तो कितना हो जाएगा 300। 3 का 100 में गुणा करेंगे तो 300 में से 200 जाए 100 और 100 बटा 3, यही है छूट। अर्थात आपका कितना आया छूट 33.1/3%। अरे बोलिए आया कि नहीं आया। तो ये हुआ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन आप कहेंगे क्या हम एग्जाम में इतना टाइम में लगाएंगे, नहीं। तो याद करिएगा कभी भी अगर क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, छूट और लाभ या हानि अगर दे रखा है और उसके बाद से कर रहा है न तो लाभ न तो हानि, ध्यान से समझिएगा, न तो लाभ और न तो हानि, न तो लाभ न तो हानि शब्द दिया रहे क्रय, अंकित, छूट, लाभ, हानि, और आप लास्ट में बोला है जैसे इस सवाल में बोला न तो लाभ न तो हानि। तो जरा देखिएगा क्या करते हैं, 50% अधिक अंकित कर रहा है ना तो लिखिएगा 50, अधिक अंकित करना मतलब 100 में 50 जोड़ दीजिएगा गुणे 100 कर दीजिएगा। इसका मतलब आया 50 बटा 150 गुणे 100, 50 तिहाई 150 और ये आया ना 33.1/3। अब नहीं ना कहेंगे कि हमें जल्दी लगाना है, अब तो लगा ही ना लेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो ही आपको ट्रिक समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक ना। आपको पता होगा बहुत से ट्रिक आप सीखते हैं लेकिन ऐन वक्त पर जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो परीक्षा जो क्वेश्चन होते हैं वो देख करके फिर वो ट्रिक भूल जाया करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती है। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे गुणा करते हैं तो जब वहां पर आ जाता है, यहाँ पर हम तो बहुत ट्रिक सीख लेते हैं कि 22 का 25 में गुणा, लेकिन वहां पर हम कैसे करते हैं 22 का 25 में नीचे ऊपर रख करके ही गुणा करते हैं ना। तो बस वही बात है। तो कॉन्सेप्ट भी सीखिएगा, ये भी, अरे ये कॉन्सेप्ट भी सीखिएगा और ट्रिक भी सीखिएगा। तो जब भी कहे ना तो लाभ ना तो हानि और क्रय, अंकित, छूट वगैरह की बात हो रही हो तो सीधा सा अगर अधिक अंकित कर रहा है तो अधिक कर देंगे 50 बटा 150 गुणे 100। कम करता है
तो कम कर देते 50 बटे, अगर 50% कम करता तो 50 बटे 50 गुणे 100 कर देते। 20% कम अंकित करता तो 50 बटे 80 गुणे 100 कर देते। 20% अधिक अंकित करता तो 50 बटे 120 गुणे 100 कर देते। अरे बोलिए समझ में आया कि नहीं है? सवाल बहुत बन गए ना, बन गए ना, तो बस यही बात है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझे होंगे तो ये। अब बोलिए कॉन्सेप्ट का क्या फायदा होगा? अरे महाराज अगर कभी कभी क्रय मूल्यवा अगर दे दे कि 1100 रुपया है और अगर अंकित मूल्यवा दे दे वो रुपया दे रखे है कि 1500 रुपया है, तब बताइए अगर लाभ हानि कह देता, न लाभ न हानि हो रहा, तब क्या करते? तब तो ये वाला नहीं लगा पाते ना, तब तो आपको ये लगाना पड़ता है ना, तब अधिक अंकित नहीं कर रहा, तब इसको लगाना पड़ता है। तब देखिए अंकित मूल्य का 1500 रखते, छूट यहाँ पर निकालते, क्रय मूल्य को 1100 रखते, न तो लाभ न तो हानि, इसका मतलब 0, तब हम ऐसे काम करते। ठीक है ना? तो ये ध्यान देना, इसी वजह से बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से देखिए हमने एक सवाल भी बना दिया ना, अंकित मूल्य का नाम अरे मान 1500 दे दिया और क्रय मूल्य का दाम 1100 दे दिया ना। तो ऐसे सवाल बनते हैं, इसी वजह से कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, लेकिन ट्रिक भी आपको समझना जरूरी है। तो अगर ना तो लाभ ना तो हानि वाला है तो अब आप क्या करेंगे? देख करके मारेंगे। कैसे मारेंगे? देख करके, है ना? तो बस। और ये सब जो क्वेश्चन अगर कभी भी इंपॉर्टेंट, जैसे ये सब टाइप वाले क्वेश्चन है, हम आपको साथ में भी बताते चलेंगे कि कौन से वाले क्वेश्चन है, टाइप वाले। देखिए कई क्वेश्चन होते हैं जो टाइप यानी हूबहू परीक्षा में छपते हैं, मतलब उसी कॉन्सेप्ट पर परीक्षा में छपते हैं। ठीक ना? लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कुछ और बातें कहना चाहता है, वो आपको बेसिक अगर तैयार होगा तब जाकर के आप लगा पाएंगे। तो हम बोल दिया करेंगे कि टाइप वाले प्रश्न तो उसको आप नोट कर लिया करिए। क्या नोट कर लिया करिए? तो ये टाइप वाला क्वेश्चन था। ठीक है ना? तो लाभ हानि न तो हानि, सॉरी न तो लाभ न तो हानि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा देखिए क्या कर रहा है। जरा इसके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या कर रहा है? 8 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन है और क्या बनाया जा रहा है? उसको गला करके शंकु बनाया जा रहा है। और हम आपको बोले थे कि जब भी गलाया जाए या पिघलाया जाए, इसका मतलब बात हो रही है किसकी? आयतन की बात हो रही है। किसकी? आयतन की बात हो रही है। किसकी? आयतन की। और हम आपको बोले थे कि अगर संख्या ज्ञात करनी हो, कभी संख्या ज्ञात करनी हो तो बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे, मतलब जो जिससे बनेगा उसका आयतन ऊपर रहेगा और जो बनेगा उसका आयतन नीचे रहेगा। कब? जब संख्या ज्ञात करनी होगी तब। जैसे अगर इसी में संख्या ज्ञात करने के लिए कह देता तो शंकु की त्रिज्या दिया रहता है, यहां पर शंकु की त्रिज्या पूछ रहा है ना, तो दिया रहता है। ठीक है? तो ये हो गया संख्या ज्ञात करना। अच्छा दूसरी बात बताएं, अभी संख्या भी ज्ञात करके आपको दिखा दे रहे हैं। और अगर कभी भी अगर पिघलाया जाए या गलाया जाए और अगर उसमें से कुछ ऊंचाई या कुछ त्रिज्या कुछ ऐसा पूछ रहा है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि जो दोनों चीज दिया गया है, जैसे इसमें क्या दिया गया है? बेलन और शंकु, तो लिख दीजिएगा बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। हमने क्या बोला? आपको समझ में आया? हमने बोला अगर संख्या ज्ञात करना है तो बड़ा बटे छोटा कर देंगे, लेकिन अगर ऊंचाई त्रिज्या वगैरह ये ज्ञात करना है तो दोनों के आयतन को बराबर कर दीजिएगा। फार्मूला क्या होता है बेलन के आयतन का? पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पर क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा ना, तो ये R1 और H1 कर देते हैं, ये R2 और H2 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका है त्रिज्या और ऊंचाई और ये इसका है त्रिज्या और ऊंचाई। ठीक है ना? अब देखते हैं जरा सा, अब बफ तो पाई से पाई कट जाएगा। अब देखते हैं बेलन का क्या दे रखा है भैया? त्रिज्या दे रखा ना, तो बेलन का त्रिज्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अरे बोलिए दिया है कि नहीं? फिर देखिए बेलन की ऊंचाई दे रखा है 2 सेंटीमीटर, है ना? शंकु पर आ जाते हैं 8 सेंटीमीटर, हाँ 6 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु बनाने के लिए। हाँ तो इसका ऊंचाई दे रखा है कितना? 6 सेंटीमीटर। बस इसमें सवाल में खोजना है कि क्या क्या दे रखा है और पूछ रहा है शंकु की त्रिज्या बताओ, बस धड़ाधड़ ज्ञात कर लेंगे, है ना? तो जरा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? R1 इसका मान है 8 गुणे एच का मान है 2। बस देखिए क्या करना है आपको, 1/3 R2 स्क्वायर हमको नहीं पता है ना? गुणे H2 माने 6, बस। और ये जो R है वो शंकु का ऊंचाई है, अरे सॉरी त्रिज्या है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको 2 तिहाई 6, 2 से कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर का मान आया कितना? 8 × 8 = 64, तो आर का मान आया भैया आपका 8 सेंटीमीटर। कितना आया? 8 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या कितनी आई? 8 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आया कि ऐसी दशा में दोनों के आयतन को क्या करना होता है? बराबर करना होता है। अब आपने वो अभी हम आपको बोले हैं कि अगर आपको संख्या ज्ञात करनी है तब क्या करेंगे। अब तो हमको सब कुछ पता हो गया ना। तो अगर संख्या ज्ञात करना होता है, अगर गोले को पिघला करके अगर शंकु बनाया जाता
ठीक है। तब हम देखिए क्या करते, तब हम करते इसका आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच बटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर देते हैं, मतलब R1 H1 कर देते हैं, R2 H2 कर देते हैं। मान ऊपर वाला किसका है, बेलन का है, नीचे वाला किसका है, शंकु का है। और वहीं पर मनवा रख करके अगर कर देते तो संख्या हमको ज्ञात हो जाता है बस। तो ये संख्या ज्ञात करने का हो गया, ठीक है ना। तो बस, और ये फार्मूला भी लिखिएगा कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका जो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल होता है, ठीक ना। इसका होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। तो बस, और इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। तो ये सब नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन में आपके पूछे जाते हैं। तो ये सब प्रश्न हो गया, ठीक है। तो गलाने वाले पर 2 ही प्रश्न बनता है, जान लीजिएगा। गलाने वाले पर 2 प्रश्न बनता है, या तो संख्या पूछेगा या तो उसी में से कोई एक भुजाओं का मान पूछेगा, मतलब त्रिज्या पूछ दे, अच्छा, और हाँ ऊंचाई पूछ दे। इस 16 में कभी कभी जानते हैं क्या देता है, धीरे से अंतिमा में कह देता है शंकु का त्रिज्या के जगह पर बोल देगा शंकु का व्यास ज्ञात करो। हमें पता है कि आपको 8 दूना 16 कर देंगे, लेकिन अंतिमा में क्या होता है ना, बस शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, जल्दी से हम ऑप्शन को क्या कर देते हैं, 8 वाले को गोला कर देते, लेकिन ये नहीं ध्यान देते हैं कि पूछ क्या रहा था। तो ध्यान दिया करिए, ठीक ना। सवाल को कई 1-2 क्वेश्चन तो आपके इस वजह से गलत हो जाते हैं कि सब कुछ आंसर आपका सही आता है, लेकिन लास्ट वाला कुछ और दिया जाता है, ठीक है। तो बस अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए क्या करा है, एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज 40% की वृद्धि होती है। साधारण ब्याज जो है 8 वर्ष में कितने, 8 वर्षों में 40%। तो साधारण ब्याज आपको पता है कि हर फल या रेटवा बराबर होता है, तो 1 वर्षों में कितना रेट आपका हो जाएगा, 40/8 अर्थात 5%। बोलिए हो जाएगा कि नहीं भाई। साधारण ब्याज में हर बार जो रेटवा होता है वो बराबर होता है, तो 8 साल में 40 तो 1 साल में 5%, कोई दिक्कत नहीं है। अब करा उसी दर पर, किस दर पर, इसी दर पर, किस दर पर, इसी दर पर करा है 2 वर्षों के लिए 30,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखो आपको कभी भी बता अगर 5% आ गया ना, तो यहां पर आप क्रमागत छूट निकाल लो। आप क्या निकाल लो, क्रमागत परसेंटेज निकालो, ठीक ना। तो कैसे होगा देखिए, फार्मूला आपको पता है a + b + ab/100। तो आप क्या कर लेंगे, 5 + 5 + 5 × 5/100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 × 5 = 10, 5 × 5 = 25, 10 10 मतलब 2 5। बोलिए अब ये जो 10 10 मतलब 2 5 है, यही तो आपका चक्रवृद्धि ब्याजवा है। अगर देखा जाए तो 5% का जो एकल छूट है, वो जो एकल परसेंटेज है वो 10 10 मतलब 2 5 है 2 वर्षों के लिए। बोलिए है कि नहीं है, बोलिए है कि नहीं है ना। तो यही ब्याज हो गया। अब इसके बाद से यही जो 30,000 रुपया दिया है, इसी का 10.25% निकाल लीजिए, यह आपका हो जाएगा ब्याज। कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप चाहे तो फार्मूले से भी लगा सकते थे। इसका जो फार्मूला होता है a = p 1 + r/100 भी होता है, कुछ फार्मूले भी लिख देते हैं, ठीक ना। अगर ब्याज की बात करें तो ब्याज fi, तो fi बराबर क्या होता है, p 1 + r/100 (n-1). तो बस 33,000 रुपए का पूछ रहा था, तो मूलधन 30,000 रुपया दिया था, वहां से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो इसका जरा ज्ञात कर लिया जाए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और ये 2 0 दशमलव को हटाने में लग जाएंगे, तो 300 × 1025। बोलिए, तो ये हो गया 3075 रुपये, यही क्या आपका ब्याज है। अरे हुआ कि नहीं हुआ। अगर मिश्र धन पूछा होता तब क्या कर देते, तो ये बताया 10.25% ब्याज मिला और 100% मूलधन था, तो इसको जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 110.25% हो ना जाएगा। तब हम 30,000 का कितना निकाल देंगे, 110.25%, तब मिश्रधन हो जाएगा। और नहीं तो इसी को इसमें जोड़ दीजिए, आपका मिश्रधन हो जाएगा। बतिया वही हुआ, चाहे इधर से चाहे इधर से, ठीक है। तो ये सवाल को आपने समझा होगा। तो बस हमने रेट निकाल लिया, और ये कुछ फार्मूले हैं जिसको नोट करके लिख लीजिएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अगर 2 साल का अंतर की बात करेगा, तो आपको फार्मूला लिखिएगा कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 साल का अंतर, अगर 2 साल का अंतर दे रखा हो, तो p r/100 क्या होता है भैया, n, ठीक है। तो इसी को n जो होता है 2 वर्ष होता है ना, तो p × r/100 का होल स्क्वायर होता है। ये 2 वर्षों का अंतर है, ठीक ना। तो बस ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो कुछ फार्मूले भी लिख लीजिएगा।
हाँ जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक रेडियो 20% के लाभ पर बेचा जाता है। कितना परसेंट? 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 60 रुपया अधिक बेचा जाता तो उसे 30% लाभ हुआ होता। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि आप 100 रुपये में कोई चीज बेच रहे थे तो आपको 20% लाभ हो रहा था। 20% क्या हो रहा था? लाभ हो रहा था। लेकिन अगर वही चीज या अगर 60 रुपया अधिक माने 160 रुपया में अगर बेचे होते तो करा 30% लाभ हो रहा होता है। कुछ ऐसे बात है। लेकिन यहाँ पर करा लागत मूल्य कितना है, तो हमने तो 100 रुपया मान लिया, लेकिन आपको लागत मूल्य ज्ञात करने हैं। तो आपको हमने बताया था कि अगर कभी भी लाभ दिया रहे, क्या क्या दिया रहे, लाभ दिया रहे और हानि दिया रहे, अगर दोनों एक ही शब्द हैं तो इन दोनों का हम लेंगे हमेशा अंतर। क्या लेंगे? अंतर। और जब भी कहेगा अधिक शब्द लगाएगा बीच में या कम शब्द लगाए, तो देखिए यहां पर एक अधिक शब्द लगाया ना, 60 रुपया अधिक, 60 रुपया अधिक, 60 रुपया अधिक, ठीक ना। वहां पर कम भी लगा सकता था, 60 रुपया कम। तो ध्यान से समझिएगा। तो कभी भी अधिक और कम का भाषा का प्रयोग करे, लाभ दे रखा, हानि दे रखा, तो दोनों परसेंटेजवा का अंतर लेंगे। और अगर हानि लाभ दे रखा है और अगर लाभ हानि दे रखा है तब क्या करेंगे? तब दोनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहां पर देखिए क्या दे रखा है, 20% लाभ, 30% लाभ, लाभ अंतर लेंगे। तो 20 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा भैया? 10% अंतर हो जाएगा। और वही दे रखा है 60 रुपए के बराबर। तो आपका लागत होता कितना है? लागत होता है हमेशा 100%। कितना होता है? 100%। क्रय मूल्य कितना होता है आपका? 100%। ये सब याद रखे रहिएगा, ठीक ना। तो 100% होता है तो 100 बराबर कितना? तो 100 गुणे 60 बटा 10। तिरछी तिरछा गुणा हो जाता है ना, तो नीचे आ जाएगा, तो इससे कट जाएगा। कितना आया आपका? 600 रुपया आपका लागत था। तो नोट करने वाली क्या बात है? ये वाली बात है कि अगर अधिक और कम का प्रयोग करा, अगर कहीं लाभ परसेंट दे रखा है, हानि परसेंट दे रखा है, अंतर ज्ञात करिएगा। हानि लाभ दे रखा है, लाभ हानि दे रखा है, दोनों को जोड़ लीजिएगा। बाकी आप समझ गए होंगे, ठीक ना। अगर यहीं पर अगर दे दिया होता कि 10% लाभ और 20% हानि का अंतर 60 रुपया है, तब लाभ हानि आया तो जोड़ देंगे, तो 30 बराबर 60 हो जाता। तो 100 बराबर कितना? तो 60 गुणे 100 बटा 30 हो जाता है। तो ये कितना आ जाता है? तब 200 रुपया आपका लागत आ जाता है। एक सवाल और बता दिया। तो ये समझ में आ गया होगा कि इस पर कैसे सवाल बन रहा है, ठीक ना। तो लाभ हानि को जोड़ेंगे, लाभ को घटा देंगे, हानि को घटा देंगे। बस इसको नोट करके लिख लीजिएगा। ये सब कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। और ये सब सवाल आपके आ जाया करते हैं परीक्षाओं में। चलिए फिर कुछ अब अगले क्वेश्चन को देखा जाए। जरा देखिए अगला वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ग्राफ वाला क्वेश्चन है, जरा ग्राफ को पढ़िए, एनालाइज करिए और उसके बाद से हम प्रश्न पूछते हैं। कह रहा मई से जून तक दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आई? मई से जून, जरा मई वाला देखिए, मई वाला कितना है? यम लिखा है 32 है। आ जून वाला कितना है भैया? तो जून वाला कितना है? 27 है। कमी तो अइबे की है ना, कमी तो अइबे की है ना। कितने की कमी आई है? 5 की कमी आई है। कितने की कमी आई है? 5 की कमी। और आपको पता होगा, आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन नीचे रहेगा, 32 की 27, जिससे तुलना किया जाए। किससे? जिससे। जरा शब्द लगाइए किससे। तो क्या कह रहा है? मई से। क्या कह रहा है? मई से। किससे? मई से। मई कितना है? 32 है। बस गुणे 100। तो आप शब्द लगाएगा ऐसे प्रश्न में, किससे? मई से। शब्द लगाएगा किससे? मई से। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4 8 32 है, 4 25 है, ये में 100 तो 25 25 125 बटा 8। ऐसी को लिख सकते हैं 15 सही 5 बटा 8। बस ये होगा आपका परसेंट। इतने परसेंटेज की गिरावट आई है, 15 से 5 बटे 8%, ठीक ना। तो तुलना करने वाला ये ध्यान दीजिएगा कि किससे, ये शब्द लगा लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जरा नोट करिएगा इस प्रश्न को। x + 1 बटा x बराबर अगर कभी भी 2 रखा है तो हमेशा x की वैल्यू 1 होती है। नोट करने वाली बात है कि x + 1 बटा x बराबर अगर कभी भी 2 दे रखा हो तो x की वैल्यू हमेशा 1। उसके बाद से किसका भी मान पूछे, x² + 1 बटा x², मान बताइएगा। 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग = 2, ये ना हुआ। अगर हम बोला x - 1 बटा x का मान बताइए, 1 में से 0। अगर हम पूछे x - 1 बटा x³ का मान बताइए, 0। अगर हम बोला कि x³ बटा x 1 बटा x³ बताइए, 2। नहीं हुआ क्योंकि x का मान आप 1 रखते जाइए। अगर पूछते हैं x² धन 2x धन 1 का मान बताइए, 1 और 2 1 का नाम 2 और 1 3 1
4। आया ना आंसर, आया ना आंसर। तो कभी भी अगर ये दिया रहे तो आपको x की वैल्यू हमेशा 1 रखनी है। अब आते हैं अपने सवाल पर। तो x स्क्वायर प्लस 1/x² और गुणा कर रहा है x³ प्लस 1/x³ भरमा रहा है, लेकिन हम भरमेंगे नहीं, क्या करेंगे 1 और 1 2 गुणे 1 और 1 2 इक्वल टू 4। एक लाइन का सवाल। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो नोट करने वाली क्या बात है कि x प्लस 1/x बराबर अगर दू कभी भी दिया रहे, सवाल कुछ भी बनाया जा सकता है। दिमाग में रखना है कि x की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, उस समय 1 होगी। कितनी? 1 होगी। तो बस ये ध्यान देना है आपको, और ऐसे सवाल बना सकते हैं। अगर यहाँ पर 3 रहता तब हम ज्ञात कर लेते हैं, तब हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करके। 3 त्रिका 9 और 9 में से 2 जा 7 होता, तो इसकी वैल्यू 7 हो जाती, ठीक ना। तो वो भी सवाल आपको बताया गया है। तो यहाँ पर नोट करने वाली यही बात है कि अगर इसकी वैल्यू कभी भी 2 दे रखा हो तो x की वैल्यू हमेशा हम 1 मानेंगे। अब बाकी कुछ भी पूछे वो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जरा क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है। a पर b घात है और 125 दे रखा है। तो जरा बताइए अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, जरा बताइए। ये 5 पर 3 घात है कि नहीं है? अरे बोलिए 5 पर 3 घात है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा, a पर b। अब यहाँ से तुलना कर दीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, तुलना। तो a का मान कितना मिला महाराज, 5 मिला। अब b का मान कितना मिला, 3 मिला। अरे बोलिए मिला कि नहीं मिला? मिला ना, मिल गया। अब देखिए किसका वैल्यू ज्ञात करना है, a माइनस b पर घात a प्लस b माइनस 4। अरे क्यों भर मारा सवाल। अब a का मान कितना आया, 5, b का मान 3, तो 5 में से 3 जा 2। लिख दें एक बार, क्या लिखें इसको देखिए। तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 माइनस 4, ये हो जाएगा 2। 5 3 8 में 4 जा 4, 2 पर 4 16 होता है। आंसर समझ में आया। तो यहाँ पर बस ये वाला ध्यान देने वाली बात थी, और तुलना करके आपने a और b का वैल्यू ज्ञात कर लिया। बाकी कुछ भी पूछ सकता था, आप उसका आंसर दे सकते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ 16 हुआ। अरे हुआ कि नहीं? आंसर देते रहिए तुरंत तुरंत आप लोग, ठीक ना। अब अगला जरा देखिए, करा ए सी से 50% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है। ए और बी से कितने परसेंट बड़ा है? अगर कभी भी अगर ऐसा सवाल दे ए बी सी में परसेंटेज बड़ा है, कुछ भी अगर ऐसा दे रहा, तो सबसे पहले दिमाग लगाइएगा। हम चाहें तो इसमें रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। तो तीनों लोगों को लिख लीजिएगा ए बी सी, और अभी हम आपको बता रहे हैं इससे सवाल कैसे कैसे बनता है। तो जरा देखिए, ए सी से बड़ा है, आ बी सी से बड़ा है। तो जरा बताइए सबसे छोटा कौन हुआ जी? सबसे छोटा हुआ सी। तो जो सबसे छोटा हुआ उसको 100 मान लीजिए, क्या 100। तो उसके बाद से अब देखिए, अब क्या करा, ए सी से 50% बड़ा है। ए है बड़ा सी से, ए है बड़ा कर दो 50%, क्या दिक्कत है, इसको बढ़ा दो। अगला कर रहा है बी सी से 25% बड़ा, बी भी बड़ा है सी से, कितना 25, तो 125 हो गया ना जी। अरे हो गया कि नहीं? बस अब सवाल पहले कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग सवाल बनाते हैं कि सवाल कौन कौन से लग सकते हैं। आप लोग आंसर तो बता दिया करिए। ए बी से कितना परसेंट बड़ा है? पक्का है बड़ा है। अरे बड़ा है कि नहीं? बड़ा है ना, तो क्या कर देंगे, 25 बड़ा है। बट किस से तो बी से। तो क्या कर रहा है, बी से तुलना की बात कर रहा है। तो कितना हो जाएगा, 125 गुणे 100, 25 25 125 5 20। अरे बोलिए, और हम आपको बोले थे कि किस से, बी से, किस से, बी से, तो बी नीचे रहेगा। बोला था ना अभी, तो किस से, बी से, बी नीचे रहेगा। 20% आपका आंसर आया। अगर यही सवाल चेंज कर देता, कह देता कि ए बी से कितना परसेंट बड़ा है ना, कह देता बी ए से कितना छोटा है, बी ए से कितना छोटा है। तो कितना छोटा है, 25। किस से, ए से, किस से, ए से 150 गुणे 100 कर देते हैं। अरे बोलिए कर देते कि नहीं? तो 25 छक्का 150, तो 6/3 को लिख सकते हैं 16/2/3%। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। तो 16/2/3% छोटा है। और आपको नजर आएगा कि अगर इससे 20% बड़ा है तो 20% इससे छोटा होगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। इससे 20% बड़ा है, लेकिन ये एकरा से 16/2/3% छोटा है। तो 2 सवाल हुआ ना जी, 2 सवाल ना हुआ तो यहाँ पर 2 सवाल नोट करिएगा। और अगला सवाल जो हम लोगों ने बोला है कि और कुछ बनाया जाएगा, तो इसका रेशियो ज्ञात कर लीजिए। तो वहां पर फाल बन सकता है। अगर कहते ए बी और सी तीनों की आय का अनुपात अगर कुछ दे दे, आय कुछ रुपया दे दे, कह दे कि 10,000 रुपया है,
तो बताओ इन तीनों लोगों का अलग अलग आय कितना होगा। ये सवाल पूछ देगा तो क्या कर देंगे, 25 छक्के 150, 25 पच्चे 125, 25 चौको 100, तो 6 कितना आ गया जी अनुपात, 6 अनुपात 5 अनुपात 4। अरे बोलिए आया कि नहीं आया, तो 6 5 11 4 15। तो इसको जरा हम लोग चेंज कर लेते हैं, सवाल को इतना कर लेते हैं, 15,000 कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। वो भी सवाल तो ऐसा ही देता ना जहां से कट जाए, तो 15,000। अब पूछेगा ए का हिस्सा बताओ, तो ए का हिस्सा कितना हुआ जी, 6 हुआ, 6 5 11 4 15। अब गुणे 15,000 तो कितना आया जी हिस्सा, 6,000। किसका, ए का। बी का हिस्सा पूछता तो कितना होता, 5,000। सी का हिस्सा पूछता तो कितना होता, 4,000। अरे बोलिए आ गया कि नहीं। एक क्वेश्चन ऐसे भी तो बनाता है, अरे बनाता है कि नहीं बनाता है। तो 3 4 क्वेश्चन बन गए, और हाई क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। ए बी से कितना परसेंट बड़ा है और बी ए से कितना परसेंट छोटा है। बस जिससे तुलना करेगा वह रहेगा नीचे, किससे, बी से, किससे, ए से। बस ठीक है ना। चलिए अब बताते हैं अगले क्वेश्चन को। हाँ जरा देखिए, क्वेश्चन है गजब का, और लगाएंगे भी आप गजब से। कैसे, गजब से, कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात कर रहे हैं तो 3025 में 4 का गुणा कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 4 5 20, 2 4 दूना 8 2 10, 1 4 3 12,100। लेकिन काहे किए हैं 4 से गुणा, ये समझना तो पड़ेगा ना। तो ठीक है, डायरेक्ट लगाना भी ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना भी ठीक है। जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 सवाल समझ में आएंगे। कितने, 10। तो बस कॉन्सेप्ट जरूर समझिए। कॉन्सेप्ट से केवल एक सवाल की क्लियरिटी नहीं होती है महाराज, उस सवाल की भी क्लियरिटी होती है, किसी और भी सवाल की क्लियरिटी होती है, किसी और के चैप्टर के भी सवाल की क्लियरिटी होती है। तो समझिएगा जरा सा। अब देखिए क्या कर रहा है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डाट 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 कितना दे रखा है भैया, 10 क्यूब। इसका मान कितना दे रखा है, 3025। बोलिए दे रखा है कि नहीं, बोले दे रखा है कि नहीं। तो इसका मान अगर इतना दे रखा है तो क्या कह रहा है, 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डाट 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 प्लस अंतिम वाला कितना दे रखा है, 4000। अब जरा सा इसको आइए सेटिंग कर लिया जाए। 4 यहां से कॉमन ले लीजिए, 1 ना बचा, 8 ना बचा। अरे बचा कि नहीं, यहां पर कितना बचा देखिए, 4 दूना 8, 4 4 7 28, यही ना बचा। और यहां पर कितना बचा, 1000 ना बचा जी। अरे बचा कि नहीं, तो जरा इसको देखिए। 4 है, 1 का क्यूब है 2 का क्यूब है 3 का क्यूब है डाट 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 10 का क्यूब है। अब बोलिए जरा सा इसकी वैल्यू कितनी आई है, 3025 दे रखा है ना। तो क्या कर देंगे, अब इसमें गुणा कर देंगे तो 12100 नहीं आया। अरे बोलिए आया कि नहीं आया। अब कह दीजिए, अगर मान लीजिए ये तो यहां पर दे रखा था, अगर नहीं दिया रहता तब इसका कैसा लगाते। अरे भाई नहीं दिया रहता तो भी हम ऐसा लगाते। और क्यों, क्योंकि हमको ये फार्मूला पता है कि अगर कभी भी क्या दे, सिग्मा एन क्यूब अर्थात एन क्यूब के प्राथमिक माने 1 से लेकर के अगर पदों का घनों का योग करता है, घनों का योग करता तो फार्मूला लिखिएगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं। तो n का मान कितना हुआ जी, 10 ना हुआ, तो 10 गुणे 10 और 1 11/2। अरे हुआ ना। और इसके बाद 2 पच्चे 10, 11 पच्चे 55, 55 का होल स्क्वायर। तो 55 का होल स्क्वायर कितना होता है, कैसे निकालते हैं जरा देखिएगा। 55 का होल स्क्वायर कैसे निकालते, 5 पच्चे 25 लिख दीजिएगा, इसमें 1 जोड़ दीजिएगा, 5 1 6 पच्चे 30, 30 25 आया कि नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया। तो वही तो 30 25 दे रखा था, नहीं दिया रहता और डायरेक्ट इस सवाल को केवल पूछ देता तो नहीं आंसर आता का, आता ना आंसर, वही बोले हैं। तो बस इसी वजह से 4 का हमने गुणा कर दिया। अब समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। बस तो यही सवाल समझना था। तो बस तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल को बताते हैं। और इसके जो फार्मूला है जो भी वो लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके और कुछ फार्मूले होते हैं वो हम आपको बताए हैं, कुछ क्वेश्चन है ना। अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, x पर 13 + 1 को x - 1 से भाग दिया जाए।
कभी भी ऐसा सवाल दे, कभी भी ऐसा सवाल दे, मैथ वाले स्टूडेंट जो होते हैं ना वो तो इसको तुरंत धड़ल्ले से लगाते हैं, लेकिन आर्ट फाइज के लड़के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन है ही नहीं, यहाँ पर कंफ्यूजन करना ही नहीं है। तो क्या करना है, अगर ई किसी से कट रहा है, किससे कट रहा है, तो आप कहेंगे महाराज ई x-1 से कट रहा था, ए को बराबर 0 कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, 0। क्या 0 किससे, जिससे कटेगा, तो जिससे कटेगा उसको 0 कर दीजिएगा। तो x-1 बराबर 0, तो x बराबर महाराज कितना आ गया, 1 आ गया। ये तो आर्ट साइड वाला लड़का भी जानता है, अरे बोलिए जानते हैं ना। तो x बराबर 1 आ गया। अब पूछ रहा शेषफल बताओ, तो शेषफल ज्ञात करने के लिए जो है दिया उसको लिख दीजिए पहले, और यहीं पर x की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो 1 पर 13 घाता प्लस 1, धीरे से बताइए कितना हुआ, 1 प्लस 1, धीरे से बोलिए शेषफल 2 आया कि नहीं आया। तो शेषफल आपका कितना आया जी, 2 आया। कितना आया, 2 आया। तो क्या करना था, नोट करिएगा, जिससे कटेगा, जिससे विभाजित होगा उसी को लिखेंगे 0, और x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, और वह वैल्यू ला करके उठा करके इसी में पटक देंगे, और जो पटकेंगे हमको क्या ज्ञात होगा, शेषफल। क्या, शेषफल। ठीक है, तो शेषफल ज्ञात करने का ये तरीका हो गया। अब तो नहीं भूलेंगे ना आप भी, अब कोई भी क्वेश्चन करता है तो आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसी पर हमें क्वेश्चन बनाते हैं कि अगर x² प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 अगर कह रहा है कि x माइनस 2 से विभाजित हो रहा, अगर कहे तो शेषफल बताओ, तो क्या कर देंगे, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, और यही को इसी में झटक दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग माइनस 2 गुणे 2 प्लस 1, यही ना। तो 2 का वर्ग 4 माइनस 4 प्लस 1, ये इससे, अरे सॉरी, इससे कट जाएगा। शेषफल कितना बचा जी, 1 ना बचा। तो शेषफल कितना बचेगा, x माइनस 2 से इसको काटने पर 1 बचेगा। कितना, 1 बचेगा। बस अब आपको समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, जिससे कटेगा उसी को 0 कर देना। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है, उसे वही कार्य करने के लिए 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करने पड़ेंगे। अब ही न कहिएगा यहाँ पर कि जूते हुए खेत को कहाँ जोतेंगे, ठीक है ना, जूते हुए खेत को जोतना पड़ेगा। अगर नहीं जोतेंगे तो आपका सवाल नहीं लग पाएगा, फिर सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक ना। तो जूते हुए खेत को क्या यहाँ पर जोतना पड़ेगा। तो आइए, तो फार्मूला क्या होता है, अगर फार्मूला की बात करें, m1 d1 बटा w1 बराबर m2 d2 बटा w2। यम माने क्या होते हैं, इंसान, आदमी, मनुष्य, ये सब होते हैं, ठीक ना। महिलाएं, बच्चे, जिनकी जो कमवा करते हैं वो है यम। डी माने दिन या घंटा, ये डी होता है। डब्लू माने जो कमवा होता है। तो आइए जरा धीरे धीरे लिखा जाए। क्या, एक किसान है, क्या कर रहा है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 18 दिन तक काम करता है, यानी 6 गुणे 18। अरे महाराज, अगर एक दिन में 6 घंटा 18 दिन में, तो 6 गुणे 18 ना होगा। क्या कर रहा है, एक खेत को जोत रहा है, वही खेत है, एक ठो खेत है। अरे बोलिए है कि नहीं है। फिर क्या कर रहा है, वही किसान, वही न कर रहा है, 1 गुणे क्या कर रहा है, 12 दिनों तक कितने घंटे काम करेंगे, हमको क्या पता कितने घंटे काम करेंगे, वही कमवा। अरे बोलिए लगा कि नहीं लगा। बस तो ये देखिए सब क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 से कट जाएगा, 2 9 18, तो टी का मान कितना है, यानी 9 घंटे उसे काम करने पड़ेंगे। बस तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। वही आप क्या लगाते हैं, तुरंत कर देते 6 गुणे 18 बराबर 12 गुणे टी। बस बात वही हुआ ना, 6 दूना 12 और 2 9 18। लेकिन हम तो बस कॉन्सेप्ट को समझाना है ना। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर आपको सवाल लगाने उगाने में कोनो दिक्कत नहीं होगा। अदरवाइज यहीं पर कह देता उसी कमा को 2 गुना, तो 2 गुना करना पड़ता ना, तब यहाँ दुकान, तो यहाँ पर x लिखते थे, यहाँ पर 2x लिखते ना, तो उसी कमा को 2 गुना भी कर सकता था, 3/4 भी कर सकता था, तो फिर वही कन्फ्यूजन आ जाता। तो इसी वजह से कॉन्सेप्ट समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन भी जरा देखिएगा, लगाइएगा कितना जल्दी से जल्दी। जरा देखिए क्या कर रहा है, 999 1/7, 999 2/7, 999 3/7, 999 4/7, 999 5/7। आंसर बताइए आप लोग, 999 6/7। यहाँ तक दे रखा है ना।
अब इसमें क्या करना है, 999 वाले को अलग कर लीजिए। तो कितनी बार है ये, अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 और 6 बार है। इसका 6 में गुणा कर दीजिए। जितनी बार रहेगा उतनी बार उस संख्या में जो रिपीट हो रहा है उतना का गुणा कर दीजिए, प्लस लगाइएगा चिन्ह, और उसके बाद फिर इसको लिखिएगा 1/7 धन 2/7 धन 3/7 धन डाटा से कहाँ तक 6/7। ठीक है ना। तो इसको जरा गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 999 को मान लीजिए 1000, तो 1000 में 6 का गुणा करेंगे तो आसान हो गया ना, 6000 ना हो गया। लेकिन आपने 6 ज़्यादा किया है तो क्या करना पड़ेगा, तो 5994 5994। और इसको जरा देखिए, नीचे एलसीएम कितना है, 7 है, तो 1 + 2 3, ये सबको जोड़ लीजिए, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 तो 7 21 3 यही में जोड़ दीजिए तो 5997 ही है आपका आंसर हो गया। बस तो करना क्या था, क्लियर हुआ। ये 6 बार है तो 6 बार गुणा कर दीजिए। अब इसी को डायरेक्ट आप खुद समझ लेंगे। आई क्या कर लेंगे, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21/7 कर देंगे, बस यही आंसर है एक लाइन में। तो जब कॉन्सेप्टवा को समझेंगे तो यो समझ ही लेंगे, ठीक है ना। तो इसी पर और भी सवाल बनाया जा सकते हैं ना, बस इतना देखेंगे कि कितने रिपीटेशन हो रहे हैं, और जो रिपीटेशन हो रहे हैं उन्हीं को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, अब बाकी वाले को अलग करके जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या है, करा एक वर्ग का परिमाप 24 वर्ग इकाई है। तो आइए जरा वर्ग पर बात करते हैं। तो ये है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है महाराज, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। तो बात करें अगर वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, भुजा का स्क्वायर। अगर बात करें वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं का योग, यानी 4 गुणे भुजा। क्यों, क्योंकि सभी परिमाप उसे कहते हैं चारों भुजाओं को जोड़ दो, उसी को क्या कहते हैं परिमाप। जितनी भुजाएं होती हैं सबको जोड़ दीजिए, परिमाप होता है। तो वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं तो 4 को जोड़ेंगे। बोलिए जोड़ेंगे कि नहीं। अगर बात करें विकर्ण की तो क्या हो जाएगा, जरा बताइए। विकर्ण का मतलब हुआ है ना, तो अगर हई ए है और हई ए है, भुजा है, तो हई कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर 2a का स्क्वायर। अरे भैया पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अरे कहता है कि नहीं कहता है, तो क्या कर देंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये कोण का वर्ग है ना, तो जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा गुणे कर्णी में 2 हो जाएगा ना। अब आ जाते हैं अपने सवाल पर। तो सवाल क्या था महाराज, करा क्षेत्रफलवा कितना दे रखा है, 24 दे रखा है ना। तो क्षेत्रफल दे रखा है 24, तो क्या हो जाएगा, 24 बराबर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 24, तो 24 बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। अरे हो जाएगा कि नहीं। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा, करणी में 24, और करणी में 24 को लिखते हैं 4 गुणे 6, तो कितना हो जाएगा, 2 करणी में 6, ठीक ना, इकाई। ये क्या हो गया, भुजा का मान आया। कितना, किसका मान आया, भुजा का। अब आपको क्या ज्ञात करना, परिमाप ना ज्ञात करना है। तो परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो भुजा कितना आया, 2 करणी में 6, कितना हो जाएगा, 8 करणी में 6। अगर वही ये क्या है, ये परिमाप है, अगर विकर्ण पूछता है कि नहीं भैया हमको विकर्ण बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। भुजा का मान कितना आया है, 2 करणी में 6 गुणे करणी में 2, तो कितना हो जाएगा, करणी अंदर हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, अब 12 में से 4 निकल जाएगा तो 2, तो 4 करणी में 3, यही ना होगा। तो 4 करणी में 3 विकर्णवा हो गया। तो विकर्ण पूछता तो वो आंसर होता, परिमाप पूछता तो ये आंसर होता, और क्षेत्रफल तो दिया ही था। तो ये नोट करके लिखने वाली बात है, ठीक है ना। बस तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया वर्ग का कॉन्सेप्ट, जो कि आपके क्वेश्चन आ जाया करते हैं। तो एक पूछा था और दूसरा भी बता दिया गया आपको। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, क्वेश्चन तो गजब है ना। क्या कर रहा है, किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात है। देखिए ए और बी हैं, इनके चाल का अनुपात दे रखा है कितना, 3:4। आपको पता है कि चाल बराबर होता है महाराज दूरी बटा समय। बोलिए होता है कि नहीं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना। तो समय और चाल में उल्टे का संबंध है, समय और चाल में उल्टे का संबंध है, समय और चाल में उल्टे का संबंध है, तो कर दे रहे हैं।
उल्टा कर देना, क्या दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है का? नहीं है ना दिक्कत। तो समैया को हम कर दिए उल्टा, क्या कर दिए? उल्टा। अब देखिए ए को 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं, शब्द आया अधिक, शब्द आया अधिक, अगर आता कम, अगर आता कम, अधिक या कम आए, अधिक या कम आए तो हमेशा समय का अंतर लेंगे। क्या लेंगे? समय का अंतर। तो जरा देखिए, अगर हई हो जाए 4x और हई हो जाए 3x, तो इसका मतलब 4x और 3x का अंतर हुआ होगा 1, और यही दिया है 30 मिनट। बोलिए दिया है कि नहीं दिया है? तो x बराबर 30 मिनट आया। अब क्या पूछ रहा है? गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए a को जितना समय लगा है वो क्या है? तो a को कितना समय लग जाएगा? तो a को लगा है 4x, अर्थात 4 गुणे 30 मिनट। अब आप बताइए कितना घंटा हुआ? 2 घंटा ना हुआ? 2 घंटा ना हुआ, 120 मिनट आया ना। तो 120 मिनट को तो 2 घंटा कहते हैं ना। अगर पूछता 3 हई वाले का बी वाले को कितना समय लगेगा, तो बी वाले को कितना समय लग जाएगा? तो ये लग जाएगा 3x, तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 30 मिनट, अर्थात 90 मिनट। तो 90 मिनट को ही हम कहते हैं 1.5 घंटा, 1 से 1/2 घंटा। अगर ये सवाल पूछता तो क्या नहीं समझ में आया? तो ये नहीं समझ में आया कि 4 का अनुपात समय का उल्टा होता है, कि ये नहीं समझ में आया कि इनका अंतर दे रखा है। तो क्या नहीं समझ में आया? तो शब्द यहां पर ध्यान दीजिएगा, अधिक और कम दिया रखा है, अधिक और कम दे रखे है, तो हम क्या कर लेंगे? उनका अंतर ले लेंगे। तो 4 और 3 का अंतर होगा 1, तो 1 बराबर 30, तो 4 बराबर 2 घंटा। हुआ ना? हुआ ना? तो बस इसका आंसर ये हो गया। तो याद रखे रहेगा कि चाल और समय एक दूसरे के पटीदार होते हैं, अर्थात उल्टा होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन गजब क्वेश्चन है। 6900 रुपया दे रखा है, क्या रखा है? वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर दे रखा है 3%, 4% और 5%, यह ना है? हाँ, अरे सॉरी, 3 है, 5 है और 8%। ठीक है। अब देखिए कर रहा है वो निवेश करता है, वो क्या कर रहा है? निवेश कर रहा है। तो आपको हम बता दें कि जो वार्षिक ब्याज दरवा होता है, अगर निवेश करा जाता है तो जो निवेश का अनुपात होता है, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा यहाँ पर कि वार्षिक ब्याज दर दे रखा हो और निवेश का अनुपात पूछ रहा हो, तो उसको क्या कर दीजिएगा? उल्टा 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/8। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? इसको क्या कर देंगे? हम वार्षिक ब्याज दरवा को उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा। क्या कर देंगे? उल्टा। बस अब इसी को अनुपात ज्ञात कर लिए तो क्या हो जाएगा? इसका ये जो अनुपात होगा तो एलसीएम हो जाएगा 5 गुणे 8। तो यहां पर क्या, देखिए ऐसे समझिए, जब तीनों में कोई कॉमन नहीं है, 3 का मौसा है 1, है ना? तो इसके नीचे 3 छोड़ दीजिए, 5 और 8 यहां पर लिखिए, यानी 5 8 40 अनुपात। इसके नीचे 5 छोड़ दीजिए तो 8 3 24 अनुपात। इसके नीचे 8 छोड़ दीजिए तो 5 15, यही हो गया अनुपात। ज्ञात करने समझ में आया? समझ में आया? क्या करना है? तीनों का गुणा कर देना है और जो नीचे रहेगा उसको छोड़ देना है। तो 8 5 40, जो नीचे छोड़ देना 8 3 24, जो नीचे छोड़ देना 8 को छोड़ दे तो 5 3 15, इसकी जगह पर आ गया, ये अनुपात आ गया। अब बताइए किसका भी पूछे, इसका पूछे, इसका पूछे, चाहे इसका पूछे, तो पूछ इसका रहा। तो जरा देखिए इसका वाला है 40, तो क्या हो जाएगा भैया? 3% वाले का वार्षिक ब्याज दरवा का निवेश कितना हुआ? 40। अब बटा कुल को जोड़िए, जरा कुल को जोड़िए, 40 20 60 और 4 64 5 69 10 79 आ गया। ये तो सीधा अगुड़े 6900, ये से कट जाएगा 100 बार में, तो कितना हो जाएगा? 4000 रुपया का निवेश किया था 3% वाला। अरे बोले किया था कि नहीं किया था? अगर इसका होता तो 2400 आ जाता, इसका होता तो 1500 हो जाता ना, तो इन तीनों का भी पूछ सकता था। तो नोट करने वाली क्या बात थी? वार्षिक ब्याज का दर जो निवेश का अनुपात होता है वो उसके उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। बस उसके बाद से अब हमको भाग आ गया। अब भाग निकालने आपको अच्छे से आता। 6900 रुपया को बांट दिया अपने तीनों लोगों में, ठीक है। तो जो 3% वाले का हिस्सा आया वो आया 4000। क्या आया? 4000। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब जरा देखिए अगले प्रश्न पर चला जाए। देखिए क्या करा? स्थिर जल में नौका की गति, तो नाव की गति दे रखा है, तो नाव और एक होता है धारा, और हम बोलते हैं नाव को आप हमेशा मान लीजिए x और धारा को मान लीजिए y। कोनो झंझट है? कोई झंझट है का? नहीं ना है। तो नौका की गति दे रखा है 20 है, नौका की गति दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारावा का दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम आपको बताए थे कि नाव और धारा
में नाव की गति हमेशा अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। तो यहां पर देखिएगा तो क्या कर रहा है, कौन सा चाल है? धारा की गति के साथ। धारा की गति के साथ। तो जब धारा की गति के साथ होता है तो आपको पता, पहले तो फार्मूला बता देते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ कौन चाल है? यहाँ धारा के साथ चाल है। धारा के साथ चाल, तो धारा के साथ चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। क्या दिक्कत है? बस यहाँ ऐसे सवाल में, नाव धारा के सवाल में आपको ये ध्यान देना है कि चाल कैसा है, विपरीत है कि समान है। तो यहाँ पर क्या है? धारा के साथ है, तो दोनों उनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? दोनों उनको जोड़िए तो 20 5 25 हो ना जाएगा। उसके बाद से कितना किलोमीटर जाना है इसको? 100 किलोमीटर जाना है दूरिया। पूछ रहा समैया कितना लगेगा, बता देंगे अभी। तो क्या हो जाएगा? 25 चौक को 100, तो समैया कितना लगेगा आपका? 4 घंटा। क्या लगेगा? 4 घंटा। बोले लगेगा कि नहीं? लगेगा ना। अगर यही कहता धारा के विपरीत हमको जाना है, तब वही दूरिया कितने समय लगता है? तब क्या हो जाता है? तब हो जाता है x माइनस वाई होता ना, क्योंकि धारा के विपरीत दोनों को घटा देते, तब इसमें से 5 घटाएंगे तो 15। तो 15 बराबर 100 बटा टी समय। तो टी बराबर क्या हो जाता है? 100 बटा 15, 5 या 15, 5 भी सही हमें इतना, तो 6 सही 2 बटा 3 घंटा। अरे आता कि नहीं आता? अगर दोनों समैया को जोड़ना होता तो 4 को और 6 2 बटा 3 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा कि कुल समैया कितना लग रहा है। तो ये हो जाता कुल समैया। तो 3 सवाल बन सकते थे, कुल समैया और धारा के साथ का समैया और धारा के विपरीत का समैया। बोलिए बन सकता है कि नहीं? तो कॉन्सेप्ट क्या था? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कौन सा? धारा के साथ। अगर धारा के साथ था तो ई लगाएंगे, धारा के विपरीत था तो ई लगाएंगे, दोनों को घटा देंगे, बाकी सबको तो दे ही रखा है। अरे नहीं दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है ना? तो बस, तो कभी भी आप पर ध्यान दीजिएगा, अगर नाव और धारा का मान दे रखा है तो आप ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। जरा देखिएगा ऐसे प्रश्नवा को क्या करते हैं। ऐसे प्रश्नवा को क्या करते हैं तो सबसे पहले जो मूल औसत है उसको लिख लीजिए। मूल औसत, तो मूल औसत पर ध्यान देंगे। तो मूल औसत है 71। बोलिए है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो सबसे पहला काम है, आप देखेंगे कि मूल औसत कुल कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। और पूरे सवाल को पढ़ते हुए आप ही देखेंगे कि कहीं संख्या में परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। 14 की जगह पर कोई मतलब 14 में कोई 1-2 लोग और तो नहीं आ रहे हैं, 3-4 लोग और तो नहीं आ रहे हैं। तो इसमें देखिए पूरे सवाल में पढ़िए कि 14 छात्रों के औसत प्राप्तांक 71 हैं और बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक इसकी वजह इतना हो गया और दूसरे का 32 की वजह 74 हो गया। इसका मतलब है कि कोई भी नया नहीं आ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि कोई भी नया नहीं आया। 14 के 14 लड़के हैं, इसका मतलब है कि कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है यहां पर लोगों की संख्या में। बस अब देखेंगे कि कुल अंकवा में कितने परिवर्तन हो रहे हैं। तो हम केवल ज्ञात करेंगे परिवर्तन। क्या ज्ञात करेंगे? परिवर्तन। ठीक ना? तो बस परिवर्तन क्या हो जाएगा? तो कह रहा है 56 के बजाय इसने लिखा 42। तो ये बताइए 56 लिखना चाहिए था, 56 और लिखा 42। तो 14 क्या लिखा? कम लिखा ना। तो 14 को जोड़ना चाहिए था ना, उसमें लिखना चाहिए था 56 और लिखा कितना? 42। 14 ठो कम लिखा, यानी 14 इसमें था ना। अगला वाला देखिए, कर रहा है 32 की जगह 74 चढ़ा दिया। लीजिए, ज्यादा चढ़ा दीजिए तो कम करना पड़ेगा ना, ज्यादा चढ़ा दिया तो कम करना पड़ेगा, और कम चढ़ाया तो ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा का मतलब हुआ प्लस और कम का मतलब हुआ माइनस। तो वहां पर क्या हो रहा है जरा देखिए, 32 की जगह पर हो रहा है 74। कितने का फर्क पड़ रहा है? 2 और 4, 42 का फर्क पड़ रहा है ना। तो वो माइनस करना है हमको, तो जरा माइनस कर दीजिए। तो 42 में से 14 घटाए कितना आ जाएगा? 28 माइनस 28 ना। कितने लोगों में? 14 लोगों में। तो 14 दूना 28 माइनस 2, यानी कुल औसतवा में कितने का फर्क पड़ा? -2 का फर्क पड़ा। तो कुल कितना था? 71। 2 कम हो गया तो कितना हुआ? 69। समझे कि नहीं? तो आपको ये ध्यान देना है कि कुल लोगों में परिवर्तन हुआ कि नहीं। अगर परिवर्तन हो गया होता ना, अगर 2 लोगों में कि 2 नया आगे होते ना, तब जाकर के 14 की 16 हो जाते। तो आपको और अंकों में परिवर्तन आपने देखा, लिखना था 56, लिखा का दावा 42। इसका मतलब कम लिखा, ज्यादा लिखना चाहिए था तो ज्यादा। 32 लिखना चाहिए था, 32 लिखने पर लिखा 74, लिखा ज्यादा, लिखना चाहिए था कम, कम कर दिए। और अंतर आया दोनों उनका माइनस में अंतर आया,
मतलब इन लोगों का तो माइनस आया और कुल थे 14, 14 से भाग दे दिए, आ गया 2 और मूल औसत में से घटा देंगे बस। तो परिवर्तन यानी ऐसे सवाल में देखना है जो गलती वाले प्रश्न होते हैं कि गलती इसकी बजाय ये लिख दिया, उसकी बजाय ये लिख दिया, बस आपको ये ध्यान देने होते हैं कि कम लिखा है कि ज़्यादा। अगर कम लिखा है तो जोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा लिखा है तो घटाना पड़ेगा, है ना। ये तो सिंपल सी बात हुई ना जी। अगला कह रहा है, देखिए जरा सा, कह रहा 2 ठो टंकी हैं ए और बी, कह रहा है 6 घंटा में भर सकती है, 4 घंटा में भर सकती है। तो कुल अगर देखा जाए इनका काम निकाल लिया जाए 24, तो इनकी क्षमता निकाल लिया जाए 4 और इनकी क्षमता निकाल लिया जाए 6। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहीं पर पूछ दिया होता तो दोनों मिलकर के कितने घंटे में टंकी को भरेंगे, तो कुल कमवा है 24, इन्हन का दोनों का कमवा है 10, यानी 2.4 घंटा में भर देते हैं। लेकिन ये नहीं पूछा तो पूछा क्या करा, यदि उन्हें हर घंटे बारी बारी से खोला जाए, माने पहले ही। अब देखते हैं क्या कर रहा है, और नली ए को पहले खोला जाता है, माने पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, कुछ ऐसा है। इसका मतलब है एक दिन में 4 घंटा और एक दिन में 6 घंटा, तो ले दे करके देखा जाए तो 2 दिन में टोटल ये 10 काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए, सॉरी एक काम है, घंटा बोल दिए, तो 1 घंटे में 4 काम और 1 घंटे में 6 काम, तो 2 घंटा में 10 काम। काहे ऐसा करते हैं? जब एकांतर होता है काहे ऐसा करते हैं? हम आपको सिंपल सा बता रहे हैं। मान लीजिए आपके घर पर ईंट रखना है, कहीं एक जगह से दूसरे जगह 100 ईंट रखना है, और आपको एक ठो आया, वो कह रहा है कि हम आ जाएंगे कल नहीं। एकांतर का मतलब ये हुआ ना, तो अगर आप 10 ठो रखेगा और दूसरा का कहता कि हम कल रखेंगे और 20 ठो रखे, तो 2 दिनों में मिला करके ना 30 ठो रखाया, कि एक दिन में 30 ठो रखा गया 2 दिनों में ना। तो एकांतर का मतलब ये होता है 2 दिनों का काम आता है। तो यहाँ 2 घंटा है तो 2 घंटे का काम आया, तो 2 घंटे का 10 काम, कुल कितने हैं? 24। अगर गुणे 2 का गुणा कर दिया जाए तो इधर भी करना पड़ेगा, तो इसका मतलब हो गया कुल 20 काम हो गया। अब 20 कमवा को लगे 4 घंटा, अरे लगे कि नहीं? लेकिन 4 कमवा अभी भी बच रहा है। अब कमवा कौन करेगा? तो देखते हैं कौन करेगा। ए से शुरू हुआ है, तो ए से शुरू हुआ तो क्या हो जाएगा? 4/4। जो कमवा बच रहा है उसी को बटे ये कर देंगे। ध्यान से समझेगा, जो कमवा बच रहा, 4 कम बच रहा था तो 4/4, अर्थात कितना आया? 1। तो 1 घंटा इसे भी लगेगा, अर्थात 4 घंटों में 1 घंटा जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5 घंटा। अब बोलिए कि नहीं, ए से नहीं शुरू करवाइए, जरा बी से शुरू करवाइए। तो महाराज कोई बात नहीं, 4 घंटवा तो लगभग किया है, आपका कमवा कितना बचा है? 20 कमवा तो पूरा हुआ, तो 4 कमवा बचा है। 1 घंटा में 6 कमवा कर रहा था, 4/6 कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 4/4 किए थे, यहाँ पर 4/6 कर दीजिए, तो वह 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 4/2/3 घंटा। क्या दिक्कत है? अगर पूछ देता कि 20 से शुरू करता तब 4 से 2/3 घंटा लगता, और अगर शुरू करता ए से तो 5 घंटा लगता है। बस क्लियर है? तो बस ये हो गया आपका आंसर। तो ये एकांतर क्रम, यानी इसमें 3 सवाल हैं। एक कि दोनों का मिलकर के काम बताओ, तो दोनों का मिलकर के 2.4 घंटे में काम पूरा कर देंगे। दूसरा, ए से एकांतर क्रम में काम शुरू हो तो ए का काम बताओ, तो ए 5 घंटे में पूरा कर देगा। एकांतर क्रम में काम हो, बी कितने देर में करेगा? 4/2/3 घंटे में करेगा। तो यहां पर 3 सवाल हैं टोटल। कितने? 3 सवाल। ठीक है, तो बस तो ऐसे ऐसे सवालों को जब समझते चलेंगे तो सवाल हम लोगों को भी समझते चलेंगे, और वहां पर हमें कहेंगे लगा लो भैया हमको, हम तुमसे लग जाएंगे। ठीक है ना? चलिए जरा सा देखिए, 125 रुपये की राशि को बांटा जा रहा है। 125 रुपये की राशि को बांटा जा रहा है, किस में? यू में, भी में और डब्लू में। बांट दीजिए। अब देखिए क्या कर रहा है, यू को भी से 10 रुपये अधिक, अभी को डब्लू से 5 रुपये अधिक। हमने आपको बोला कि सबसे कम किसको मिल रहा है? सबसे कम किसको मिल रहा है? यू को कि भी को कि डब्लू को? तो आपका आंसर आएगा डब्लू को। तो डब्लू को हम मान लेते हैं कुछ, तो इसको क्या मान लो हम? क्या माना भैया? के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? के। तो डब्लू को कितना रुपया मिला है? के रुपया मिला। कितना? के रुपया मिला है। अब देखिए जरा सा, कह रहा है, अब पढ़िए, भी को डब्लू से 5 रुपये अधिक, भी को डब्लू से 5 रुपये अधिक, यानी के प्लस 5 रुपया पा रहा है। के रुपया पा ही रहा है, प्लस 5 रुपया और पा रहा है। बोली पा रहा है कि नहीं? अब देखिए क्या कर रहा है, यू को भी से 10 रुपये अधिक, यू को भी से ज्यादा मिला, यू को ज्यादा मिल रहा है। कितना? 10 रुपया अधिक। तो यू का भी का कितना रुपया हुआ? के प्लस 5, और इसको मिला 10 रुपया अधिक। बस
अब कुछ करना ही नहीं है आपको। ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा k प्लस 15, और इन्हीं का कुल रुपया दे रखा है 125, तो कुल इनका जोड़ करके इन्हें 125 दे रखा है, तो कुल उनको जोड़ दीजिए, तो k प्लस 15 प्लस k प्लस 5 प्लस k बराबर 125। बोलिए हो जाएगा कि नहीं। तो k और k मिल करके 3k, अब 15 5 20 उधर घटेगा तो 105। बोलिए होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब इसको 3 से काट देंगे तो 3 त्रिका 9 और 1 आया 3 5 15, तो k की वैल्यू आई आपकी 35। क्या आई, 35। अब देखिए क्या पूछ रहा, उनके हिस्सों का अनुपात। तो महाराज ये बताइए, हई इसका हिस्सा कितना आया, 35 आया, इसका हिस्सा 35 और 5 40 आया, और इसका हिस्सा कितना आया k प्लस 15, तो 35 5 40 10 50 रुपये आया। अब आप बताइए 50 का 40 का और 35 का अनुपात कौन ज्ञात करेगा, कौन ज्ञात करेगा। तो 5 दाएं 50 5 अट्ठे 40 5 फत्ते 35 10 अनुपाते 8 अनुपाते 7 आया। अरे आया कि नहीं आया। तो ऐसे सवाल में आपको क्या करने हैं, ये ध्यान देना है कॉन्सेप्ट क्या हुआ इसका, बीच का इसका जो कड़ी हुआ जिसको आपको पकड़ना है वो ये हुआ कि तीनों में सबसे कम कौन था, तो W कम था, W को मानना शुरू करेंगे, वहीं से हम बढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक ना। ये दिया रहता है सीधा, हमको चलना है थोड़ा सा इस सवाल में उल्टा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब अगले सवाल को देख लिया जाए। कह रहा एक वृत्त में बने आयत की आसन्न भुजाओं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त जानते हैं ना, ई है आपका वृत्त, बहुत सीधा तो नहीं बना है, समझ लीजिएगा, मान के चलिएगा कि वृत्त वह है। तो वृत्त में क्या बन रहा है, आयत बन रहा है, क्या बन रहा है, आयत। और कह रहा है कि इसकी जो भुजाएं आसन्न भुजाएं, हई है आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं, लगी हुई भुजाएं, लगी हुई भुजाएं, आसन्न भुजाएं, लगी हुई भुजाएं, तो हई है 5, हई है 12। और अगर बात करें इसके आयत के विकर्ण की, तो जो आयत का विकर्णवा है उसके त्रिज्या वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगा, वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगा। तो अगर हई 5 है, हई 12 है, हम इसको ABCD अगर रखते हैं तो 5 है और ये 12 है। तो बात कर अगर त्रिभुज का, तो देखिए त्रिभुज दिख रहा है क्या, A, P और C दिख रहा है ना। तो त्रिभुज में देखिए दिख क्या रहा है, ये 5 है और ये 12 है, तो हई कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय को, करनी में 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो यही आ जाएगा 12 का वर्ग 144, 5 5 25 169, और यही हो जाएगा 13 का वर्ग। तो 13 में आ गया। तो यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा 13 है। यह व्यास, अगर पूछा होता व्यास तो व्यास का उत्तर हो जाता आपका 13, लेकिन पूछा है त्रिज्या। क्यों, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जब भी एक सिरे से दूसरे सिरे तक टच करती है तो उसे हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। और उसके आधे को कहते हैं त्रिज्या। तो ये है आपका त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा 13/2 अर्थात 6.5 सेंटीमीटर। बस क्या सवाल था, कुछ नहीं था। दिमाग में आप ऐसे रख दिए होते तो समझ गए होते आप कि 5 है 12 तो 13, तो कुल 13, तो आधा क्या होगा त्रिज्या 6.5। ये तो देख करके आंसर मारने वाला है, ठीक है ना, धूमधाम से आप मार सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो गया 6.5 सेंटीमीटर। अगला जरा देखिए, कह रहा एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। करना क्या है इसमें, ध्यान से समझिएगा। 4% का लाभ होता है, क्या पूछ रहा है, तो उसको कितना लाभ या हानि क्या होगा। देखिए अगर रुपया जो दे रखा है, यानी 1040 रुपया दे रखा 4% लाभ, तो 4% लाभ का मतलब हुआ 104%। लाभ का मतलब हुआ 100 में 4 जोड़ेंगे तभी ना लाभ हुआ 104%। तो इसका मतलब कर रहा है 1040 बराबर 104। तो कर रहा है तो 950 रुपया में अगर उसी चीज को बेचा होता, यानी इसको बेचा तो इतना, तो इसको बेचा तो कितना, यही ना पूछ रहा है, ये ना पूछ रहा है। तो क्या कर लेंगे, तिरछे तिरछा गुणा कर देंगे, तो 950 गुणे 104 बटा 1040, 0 से 0 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, कितना आया 95%। अब देखिए 950 आया 95%, तो 5% के लॉस में जा रहे हैं ना, लाभ लिख रहे हैं, है ना, लॉस में जा रहे हैं ना आप, इसका मतलब आपको हो रहा है हानि। क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो ऐसे सवाल को कैसे लगाना समझ गए होंगे, ठीक ना। तिरछे तिरछा गुणा करके लगा देना, लाभ दे रखा है और इतना बराबर पूछ रहा था, आपका आ गया 5% की हानि। 950 है 95% के बराबर, तो हुआ ना 5% की हानि, बिल्कुल हुआ।
अब जरा देखते हैं अगले प्रश्न को। हाँ, ये गजब का प्रश्न है। कह रहा है 1000 और 5000 के बीच में 225 से कुल कितनी संख्याएं कटेंगी। तो हम आपको बता दें, अगर कभी भी संख्याएं काटने का जो नियम है वो क्या है, देखिए 225 से 1000 को काटिए, 225 से सबसे पहले 1000 को काटिए, तो कितना बार में कटेगा ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में। तो कितना हो जाएगा ये, 4 दूना 8 1 900 हो जाएगा और 100 शेष बच जाएगा। जो शेष बचेगा उसको छोड़ दीजिएगा। वैसे ही फिर 225 से इसको काटिए, 5000 को काटिएगा जी, तो 5000 को काटेंगे तो 225 दूना कितना हो जाएगा जी, 450, और ये कितना हो जाएगा, 50 बचेगा। फिर 2 बार जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा, 450, कितना शेष बचेगा जी, 50। शेष को छोड़ दीजिए। जो भागफलवा आया है और जो यहाँ भागफलवा आया है, तो 22 कुल आया है और ये आया है 4, अर्थात आपका हो जाएगा 18 संख्याएं कटेंगी। किससे, 225 से। किससे, 225 से। अगर यही कर देता 1 से लेकर के अगर 5000 तक कहता तब आंसर होता 22, लेकिन ये इसके बीच में कह दिया। इसका मतलब है कि कह दें कि 7 से कटने वाली 3 अंकों की सबसे जो बड़ी से बड़ी संख्या, कुल कितनी संख्याएं कटेंगी, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। तो आप पूछ रहे कुल कितने संख्याएं कटेंगी 7 से, तो जरा बताइए। देखिए 7 का नाम 7, 2 आया, 7 चौको 28, 1 आया, 19 लिख देंगे, तो 7 दूना 14, 6 कितना आया, फिर सॉरी 5 शेष आया। शेष को कोई मतलब नहीं है, 142 संख्याएं 7 से कटेंगी। समझ में आया, तो बस। और अगर योग बात कर दे कि योग इन लोगों का ज्ञात करिए, अगर यही सवाल कर देता कि 1000 से लेकर के 5000 के बीच में 225 से कुल जो संख्याएं कट रही हैं उनका योग बताओ, उनका योग बताओ, उनका योग बताओ। तो जरा देखो, अगर यहां से हम, तो इसके लिए योग का फार्मूला होता है n/2 प्रथम प्लस अंतिम पद, प्रथम प्लस अंतिम पद, प्रथम प्लस अंतिम पद। n का मान कितना आया है, 18, 18/2 कर देंगे। प्रथम पद ज्ञात करेंगे जो 1000 से ऊपर में 225 से कटे। तो जरा देखिए, शेष आया है 100, शेष आया है 100, इसको इसमें से घटाते हैं। देखिए प्रथम पद ज्ञात करने का तरीका बता रहे हैं। प्रथम पद नोट करिएगा इसको, प्रथम पद को ज्ञात करने का तरीका 225 में से 100 को घटाएगा 125, और जो 125 आएगा उसको इसमें जोड़ दीजिएगा तो 1125, यानी पहली संख्या कितना हुई जी, 1125 हुआ जी। समझे क्या बोले हैं, जो शेषवा आया है वो एकरा में से इसको घटा दीजिएगा, और जो बचेगा यानी क्या बचा है 125, उसी को इस वाले में जोड़ दीजिएगा। ये हो जाएगा 1000 से आगे 225 से कट जाएगी। और अगला ये बताइए, जो 5000 से ये अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद कैसे निकालते, 50 शेष आया है ना, 50 एकरा में से घटा दीजिएगा। तो जब 50 से घटाएंगे तो 5000 में से जब 50 घटाएंगे तो 4950 ना होगा, 4950 ना होगा। बस अब इसी को जोड़ करके 9 से गुणा कर दीजिएगा। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं, इसका आंसर आप बता दीजिएगा। हमने आपको तरीका बता दिया, तो फार्मूला नोट करके लिखिएगा, फार्मूला नोट करके लिखिएगा कि कभी भी अगर ऐसा सवाल दे दे तो n/2 माने संख्या जो कुल संख्या कट रही है उतना बटे 2 आप प्रथम प्लस अंतिम, बस योग ज्ञात करने का दैट इज योर तरीका। ठीक ना, चलिए ये हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हम 1 से लेकर के जो 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या थी ना 7 से कटने वाली, उसका भी योग ज्ञात कर सकते थे। पदों की संख्या आई थी 142, पहला पद ज्ञात कर लेते जी और अंतिम पद ज्ञात कर लेते जी, और उसके बाद से क्या कर देते, प्रथम प्लस अंतिम अब बटा 2 और 142, मतलब 142/2 प्रथम प्लस अंतिम। अरे हो ना जाता, हो जाता है। तो ऐसे कितने सवाल बनाए जा सकते हैं, बहुत से सवाल बनाए जा सकते हैं, बहुत से सवाल बनाए जा सकते हैं। 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर के 500 के बीच में संख्या हो जाता है। अगर कहता है योग ज्ञात करो उन सभी का, योग ज्ञात कर लेते, नहीं कर लेते, नहीं कर लेते, कर लेते ना। संख्या क्या हो जाएगा, 100 ठो कटेगा। अब प्रथम ज्ञात कर लेते 5, अंतिम ज्ञात कर लेते 1 और 500 के बीच में 495, तो क्या हो जाता है 100/2 आप 5 + 495, यही उत्तर हो जाता। नहीं हो जाता, हो ना जाता। अगला आते हैं जी, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा साइन a + b का मान दे रखा है करणी में 3/2। तो आपको पता है करणी में 3/2 साइन में किसका मान होता है, आप कहेंगे 60 का मान होता है। तो साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, हट जाएगा, यानी साइन से साइन हट जाएगा। तो a + b का मान कितना आया जी, 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1। अगला क्या कर रहा है, tan a - b, tan a - b
ये कितना दे रखा है 1/3 कितना किसका मान होता है 30 डिग्री का मान होता है ना 1/3 tan का। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, अगर फार्मूला याद है तो बहुत से सवाल लगा सकते हैं। और 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट, उससे बहुत से सवाल लगते हैं, ठीक है, समय आता रहेगा बताते रहेंगे। तो tan फैक्टर हट जाएगा जी, तो a माइनस बी बराबर कितना आया 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब क्या पूछ रहा है 2a + 3b का मान बताओ, तो पहले a और b का तो मान ज्ञात कर लो। तो क्या करोगे दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 60 और 30 90, तो a बराबर आपका कितना आ गया जी 45 आ गया। बोलिए आ गया कि नहीं। आप दोनों को घटा दीजिए तो इस बार f a कट जाएगा, तो b और b मिलकर के कितना हुआ जी 2b न हुआ। अब 60 में 30 हुआ तो b का मानवा कितना हुआ जी, ये हो गया आपका 15, बस हुआ ना। अब क्या पूछ रहा है 2a + 3b का मान बताओ, तो 2a माने 90 प्लस 3b माने 15 3 45, इसी को जोड़ेंगे तो 135 डिग्री। 2a + 3b का मान आ गया, आया कि नहीं आया। तो बस, तो आपने देखा a का वैल्यू कैसे ज्ञात किए, दोनों को जोड़ करके बट्टे 2 कर देंगे। b का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों को घटा करके बट्टे 2 कर देंगे। तो 60 में 30 15, अरे सॉरी 60 में 30 30/2, दोनों को जोड़ के 60 + 30/2 यानी 45, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल हो गए। अब अगला फल देखते हैं। अगला फल देखिए जा, करा दो संख्याओं का लसा और मफा का गुणनफल 24 है जी। तो आपको पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का फार्मूला होता है लस गुणे मस। अरे होता है कि नहीं, होता है ना। तो इनका गुणनफल दे रखा है 24, यानी पहली मान लेते हैं पहली को x और दूसरी को y। तो इसका मतलब हुआ कि x गुणे y बराबर दे रखा है 24। अरे बोलिए दे रखा है कि नहीं। समीकरण नंबर 1, अगर दोनों संख्याओं का अंतर 2 दे रखा है, समीकरण नंबर 2। अब इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते हैं, कैसे, ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन में दे रखा है ना, पहला है 8 और 6, तो 8 6 48 ना हो जाएगा। 8 और 6 का अंतर हुआ तो 2 आ रहा है, लेकिन 8 6 48 हो जा रहा है। अगर यहाँ 48 होता है तो 8 और 6 सही होता है, अगर यहाँ 48 होता है तो 8 और 6 सही होता है, लेकिन नहीं है तो नहीं सही है, नहीं तो वह सही हो जाता है। अगला देखिए 8 और 10, 8 दहाई में 80 और 8 और 10 का अंतर है 2, ठीक है ना। लेकिन पहली संख्या 8 नहीं होनी चाहिए, पहली संख्या 10 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर अंतर दे रखा है तो 8 और 10 होता है, लेकिन 8 दाएं 80 होता है यहाँ पर, तब सही होता है। अगला देखिए 2 और 4 का अंतर है 2, लेकिन 2 चौक को 8 यहाँ होना चाहिए, तो 24 है। तो अगला बचा 6 और 4, 6 चौक को 24 और 6 में 4 जाए 2। लेकिन आप बोलिए कि नहीं कुछ तरीका भी बता दीजिए, तो देखिए फार्मूला लिखिएगा x + y का होल स्क्वायर बराबर x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो जरा x - y का वैल्यू कितना है जी 2, तो 2 का वर्ग कितना हुआ जी 4, xy का वैल्यू कितना हुआ 24, तो 24 चौक को कितना हुआ 96, 96 4 100। तो x + y का होल स्क्वायर बराबर अगर 100 आया तो x + y का मानवा 10 ना आएगा, 10 ना आएगा, तो x + y का वैल्यू आ गया 10 और x - y का वैल्यू है 2, दोनों को जोड़ दीजिए y y कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना आएगा 10 2 12, तो 2 6 12, यानी x की वैल्यू कितनी है जी 6। और जब 6 रख देंगे यहाँ पर तो उधर जाएगा पलटी मार करके, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, आ ना जाएगा। तो बस 6 और 4 सही है, ठीक ना। तो कॉन्सेप्ट हुआ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मफा, यानी उन्हीं दोनों का गुणनफल माने पहली और दूसरी का गुणनफल दे रखा था। तो बस, तो ऐसे सवाल को क्यों बताए हैं, ऐसे सवाल में आप अधिकतर ऑप्शन को देखा करिए, ऑप्शन से सवाल लग जाया करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यह भी पूछ सकता था कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए, तो 1/6 धन 1/4 हो जाता है। कहता दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, तो 6 स्क्वायर + 4 स्क्वायर हो जाता है। कहता दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम के वर्गों का योग बताए, तो 1/6 स्क्वायर धन 1/4 स्क्वायर हो जाता है। सवाल कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन हुआ जी आपका। अब ये लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा देखिए, कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, 10:7 है। तो पहला हो गया 10x, दूसरा का हो गया 7x, हुआ ना जी। करा उनका अंतर 105 है, अंतर माने इनका अंतर, यानी 10x का और 7x का अंतर हुआ करा 105 है, तो 3x बराबर 105, तो x बराबर कितना हुआ जी 35 ना हुआ, 35 ना हुआ।
अब x का मान हो गया 35। अब जरा देखिए क्या पूछ रहा है, उन संख्याओं का योग बताओ। तो उन संख्याओं का योग कितना हुआ जी, तो 10 7 17x ना हुआ, 17x ना हुआ, 17x ना हुआ, तो 10x प्लस 7x, तो 17x हुआ, तो 17 गुणे क्या कर देंगे 35, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब इसी का गुणा कर लीजिए। तो 17 × 5 = 85 को 5 8 आया, 17 × 51 और 51 8 59, 595 ऑप्शन नंबर पहला। बस तो इस सवाल को कहाँ बताया गया था कि दोनों का अनुपात, अदरवाइज क्या करने लगते हैं ना कि इस चीज को आप x और y लगते हैं मानने, तो x y ये सब नहीं माना करिए, ठीक ना। तकरीबन कई लोग आप लोग अनुपात वाला ही मानते हैं, तो अच्छी बात है, अगर माना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको ही जल्दी लगाना है सवाल, तो जितना जल्दी लगाएंगे फायदा आपका ही है ना। तो बस तो इनका अंतर दे रखा था, तो 10 और 7 का अंतर होगा 3, तो 3 बराबर 105, तो x बराबर 35, बाकी अपन उसका योग पूछ रहा था, तो 10 7 17, 35 गुणे 17 = 595। तो ये आपके क्वेश्चन हो गया। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है। अब बाकी अगले सीरीज में भी आपको अगले क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, और हम आपसे फिर बोल रहे हैं एक बार और कि जो भी क्वेश्चन अगर आपको ना समझ में आए तो बिल्कुल वो बताया करिए, ताकि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक सवाल के माध्यम से कई सवाल समझा पाएं। धन्यवाद, जय हिंद।